प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत सरकार की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही कुछ शासन की योजनाओं के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे दिव्यांगों के उत्थान के लिए उन्हें उनके स्कूली शिक्षा से लेकर के अन्य योजनाओं पर। तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर की दिव्यांगता विशेषज्ञ श्रीमती शिखा वर्मा जी। तो शिखा वर्मा जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपके महाविद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए कौन कौन सी पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जाती है। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय है वो समाज कल्याण विभाग से संचालित है और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्धता प्राप्त है। यहाँ पे 4 वर्षीय डिग्री कोर्स संचालित है जो विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के लिए है। सबसे पहले गायन और वादन में यहाँ डिग्री कोर्स संचालित है और चित्रकला उसमें भी डिग्री कोर्स संचालित है, यानी कि बीपीए और बीएफए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यहाँ पे है। तो अब जैसे कि अभी आपने बताया कि दिव्यांगों के लिए ये पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, तो इन पाठ्यक्रमों में आपके महाविद्यालय में कितने दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी उपस्थिति कैसी रहती है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 132 दिव्यांग छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और ये विभिन्न प्रकार के दिव्यांग यहाँ पे अध्ययनरत हैं और इनकी उपस्थिति सामान्यतः ये रेगुलर उपस्थित रहते हैं, रेगुलर आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं और यहाँ पे अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं दिव्यांगता की, तो इसमें सबसे पहले एक कौतूहल ये होता है कि दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है, उनको किन किन श्रेणियों में बांटा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, पहले जो है दिव्यांगता 7 प्रकार की होती थी मुख्य रूप से, लेकिन इसको बाद में इसमें दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया और बाद में ये 21 प्रकार की दिव्यांगता का जो जिक्र होता है अब दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में, तो अब 21 प्रकार की दिव्यांगता की बात होती है, जिसमें थैलेसीमिया, ड्वार्फिज्म, बौनापन जिसे कहा जाता है, इस प्रकार मिला के कुल अभी 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल हो चुकी हैं। तो शिखा वर्मा जी, जैसे अभी आपने बताया कि दिव्यांगों के लिए कुछ अधिनियम भी हैं, तो ये समाज कल्याण के द्वारा संचालित की जाती हैं, इनके लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो समाज कल्याण की ओर से हम जानना चाहेंगे कि इनके लिए क्या क्या सुविधाएं इनको दी जा रही हैं। हाँ जी, दिव्यांगजनों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से जो योजना है सहायक अंग और उपकरण वितरण योजना, इसमें विभिन्न दिव्यांगों को उनकी दिव्यांगता के आधार पे सहायक अंग उपकरण वितरण किया जाता है। इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा, जिसमें छात्रावास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना है, इसमें उच्च शिक्षा योजना भी है, वाचक भत्ता भी शामिल है। ये पृथक पृथक योजनाएं हैं। इसके अलावा छात्र गृह योजना है, ऐसे छात्र जो पृथक से घर लेके अपना अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं उनके लिए भी योजना चलाई जा रही है। और ऐसे विद्यार्थी जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना भी है, जिसमें जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उन्हें 25,000 रुपये की राशि, जो मेंस क्लियर करते हैं उन्हें 50,000 की राशि और जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं उनको 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा विवाह प्रोत्साहन योजना भी है। विवाह प्रोत्साहन योजना में जो सामान्य जन यदि दिव्यांग जन से विवाह करता है तो उन्हें 50,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है और यदि दोनों दिव्यांग जन हैं तो उन्हें 50,000 हजार की राशि और कुल मिला के 1 लाख रुपए उन्हें प्रदान किया जाता है। इस प्रकार स्वरोजगार के क्षेत्र में भी उन्हें विभाग और सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उन्हें स्वरोजगार हेतु भी सहायता राशि 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक प्रदान की जाती है। शिखा जी, हम देखते हैं कि दिव्यांगजन होते हैं जो पैरों से, जी, तो उन्हें जो है कुछ बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वगैरह दिया जाता है, तो उसके लिए क्या योजना होती है सरकार द्वारा, उसकी और क्या प्रक्रिया होती है उसे प्राप्त करने के लिए? उसके लिए जिस जिले का वो होता है वो जिला कार्यालय में जाके अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र वहाँ प्रस्तुत करता है और एक आवेदन करता है और उसमें एक नॉर्म्स होता है कि आपको 40% 40% दिव्यांग होना अनिवार्य है। तो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ये सुविधा प्रदान की जाती है। दिव्यांगों के लिए शासन द्वारा एक
यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जिसे यूडीआईडी कार्ड भी कहा जाता है, ये यूडीआईडी कार्ड भी शासन के द्वारा इनको बना के दिया जाता है, जो शासन की विभिन्न योजनाएं, जैसे कि एक आइडेंटिटी कार्ड होता है उस तरह का ये कार्ड होता है। और यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से ये शासन की विभिन्न योजनाओं का, जैसे छात्रवृत्ति हो गई है या और भी जो दूसरी छात्रगृह योजना है या और दूसरी भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये यूडीआईडी कार्ड का अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिखा वर्मा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं दिव्यांगों के बारे में, तो जैसे आपके जो महाविद्यालय है वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ होते हैं जो नेत्र से दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम होते हैं जो, और उसको किस तरह उनको उसका पाठन कराया जाता है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे 21 प्रकार की दिव्यांगता है, तो हमारे महाविद्यालय में मेन तो जो आईडी है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, जिसको मानसिक रूप से जो रहते हैं, वो छोड़ के सभी प्रकार के दिव्यांग वहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। और उसमें कैटेगरी होती है, जैसे मैंने बताया बीपीए, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, तो उसमें संगीत और गायन विधा हमारे यहाँ है। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि संगीत और गायन विधा जो है एक श्रवण दिव्यांग नहीं ले सकता है उसको। तो इसमें विशेषकर रुचि रखने वाले जो दृष्टि दिव्यांग हैं, तो दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और इधर आते हैं और गायन और वादन का विषय लेते हैं और बीपीए करते हैं। ऐसे ही मैं चित्रकला का भी बताना चाहूँगी कि चित्रकला के क्षेत्र में जो दृष्टि बाधित है वो तो चित्रकला नहीं ले सकता, तो जो श्रवण बाधित है मुख्य रूप से, वो चित्रकला के क्षेत्र में आकर्षित होकर बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वो लेता है। और अस्थि बाधित और बाकी उनके लिए स्वतंत्र क्षेत्र है दोनों, चाहे वो गायन की विधा ले लें चाहे वो वादन की विधा ले लें, मतलब उनकी दिव्यांगता बाधित नहीं होती है उस क्षेत्र में। तो जो दिव्यांगता जिस विषय के लिए सुटेबल हो, उस विषय में वो विद्यार्थी आगे अग्रसर होकर अपनी पढ़ाई करना चाहते। तो जैसे आपके महाविद्यालय में जो नेत्र से दिव्यांग है उनके लिए जो ब्रेल लिपि से पढ़ने की एक सुविधा होती है वो भी उन्हें प्रदान की जाती है? हाँ जी, ब्रेल लिपि, जैसे कि ये महाविद्यालय की पढ़ाई है, तो बच्चा ऑलरेडी अपना 12th पास करके आता है, तो ऑलरेडी उसको ब्रेल लिपि आ रही होती है। यदि उसे ब्रेल लिपि नहीं आती है तो उसे सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही पढ़ाया जाता है। ब्रेल बुक्स महाविद्यालय की ओर से अवेलेबल कराई जाती है, ब्रेल के माध्यम से भी, चूंकि महाविद्यालय का कोर्स है तो सभी कोर्स ब्रेल में अवेलेबल होना, और विशेषकर संगीत की पुस्तकें, क्योंकि संगीत की लिपि ऐसी होती है कि उसको ब्रेल लिपि में छापना संभव नहीं हो पाता है। सामान्य जैसे आप हिंदी है, राजनीति है, अंग्रेजी है, गणित है, ये सब आप ब्रेल लिपि में छाप सकते हैं, लेकिन संगीत की भाषा आप पूर्णतः थ्योरी आप छाप सकते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल है वो ब्रेल लिपि में छापना संभव नहीं होता। तो इसकी पुस्तक की थोड़ी कमी होती है, फिर भी जो पुस्तकें उपलब्ध है इन्हें उपलब्ध कराई जाती है और उस माध्यम से ये अध्ययन करते हैं। शिखा वर्मा जी, कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दिव्यांगता अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया, तो ये दिव्यांगता कितने प्रकार की है, और जैसे आपने बताया कि 21 तरह की दिव्यांगता है, उसमें कौन कौन से नए जो शामिल किए गए हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा जी। जो पहले थे वो 7 प्रकार के थे, बाद में 14 प्रकार के और ऐड किए गए हैं। तो पहले जो 7 प्रकार के थे उनमें थे ब्लाइंडनेस था, लो विजन था, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर था, मल्टीपल डिसऑर्डर था, सेरेब्रल पाल्सी था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी था, हियरिंग इम्पेयर्ड था। ये 7 प्रकार के जो डिसऑर्डर थे पहले थे, और जो बाद में और 14 ऐड किए गए हैं उसमें था लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन था, ड्वार्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, थैलीसीमिया है, हेमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, ऑटिज़म है, एसिड अटैक विक्टिम है, पार्किंसंस डिजीज़ है और मेंटल इलनेस। ये 14 प्रकार की ऐड की गई हैं। इस प्रकार टोटल 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज़ अब हो गई हैं। जी। तो शिखा वर्मा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं दिव्यांग छात्रों के बारे में, तो जब हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो परीक्षा का टाइम आता है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके कॉलेज में, तो वहाँ पर जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनकी किस प्रकार सहायता की जाती है? चूँकि वो देख नहीं सकते, तो उनको किस प्रकार की मदद दी जाती है कि वो अपना एग्ज़ाम दे सकें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये सबकी जिज्ञासा का विषय होता है कि वो देख नहीं सकते, ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं, तो क्या हम उनको
ब्रेल लिपि में क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कॉपी चेक करने जो जाती है वो यूनिवर्सिटी जाती है जी। और बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बोर्ड पेपर चेक करने स्कूल के भी बोर्ड्स में जाते हैं, जैसे सामान्य लोगों के जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो होम एग्ज़ाम्स होते हैं, होम एग्ज़ाम्स में हम इनको मोटिवेट करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि ये ब्रेल लिपि में ही अपने एग्ज़ाम दें और अपनी लिपि को जाने समझें और गहराई से उसे पढ़ें और समझें। और जहाँ तक बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात आती है तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में शासन का नियम है कि इनको 1 लोअर क्लास का राइटर प्रोवाइड किया जाता है, लेखक प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा 10th का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको 9th कक्षा का राइटर प्रोवाइड किया जाएगा। 12th का एग्ज़ाम जो दे रहा है उसको 11th क्लास का राइटर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो कॉलेज का एग्ज़ाम है, इसी तरह कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए भी एक कम कक्षा का राइटर उन्हें उपलब्ध किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें एक और सुविधा प्रदान की जाती है जो है समय की। समय इनको, चूंकि हम अब जब अपनी बुद्धि से, अपने सोच से, अपने हाथ से जब हम लिखते हैं तो हमको समय पर्याप्त, मतलब 3 घंटे का समय पर्याप्त होता है। लेकिन जब किसी के कोई प्रश्न आपको बोल के सुनाता है, फिर हम उस प्रश्न को समझते हैं, फिर हम उसको उत्तर बोल के सुनाते हैं, फिर वो हमारा उत्तर लिखता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो शासन के द्वारा इनको 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो इनको है सुविधा है। जैसे कि ब्लाइंड लोगों को ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार जो श्रवण बाधित दिव्यांग हैं, जो श्रवण दिव्यांग हैं, उनको साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सांकेतिक भाषा जो होती है, इशारों की भाषा, हाव भाव की भाषा, उस माध्यम से उन्हें ये कोर्स कराया जाता है। चूँकि थोड़ा इसमें समय लगता है इसलिए इन्हें समय ज़्यादा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आशिका वर्मा जी, हम देखते हैं जैसे आपके कॉलेज में जब दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, जब वो एडमिशन के दाखिले के लिए आते हैं तो उनको क्या प्रोसेस होता है, उनके लिए क्या क्या दस्तावेज होते हैं जिनके द्वारा उनको दाखिला दिया जाता है, और क्या प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है? जी, सर्वप्रथम तो इनका 12वीं पास आउट जो हैं वो कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो सामान्यतः सबके लिए सामान्य नियम है। तो 12वीं की मार्कशीट है, टीसी है, माइग्रेशन है, ये सामान्यतः सबको लगता है। इसके अलावा इनको 40% की दिव्यांगता, 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगता है, यूडीआईडी कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, टीसी माइग्रेशन तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा फोटोग्राफ्स लगती है, फॉर्म ये फिल करते हैं और इनका प्रवेश हो जाता है। यदि कोई बच्चा 12वीं पास आउट के बाद गैप लिया है, 1 साल का गैप हुआ है, 2 साल का गैप हुआ है, तो इनको गैप सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी जो सामान्य जो प्रक्रिया होती है एक गैर दिव्यांग बच्चों की, वैसे ही प्रक्रिया होती है। जी, बस इसमें एक और है, इनको आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। पहले जो नियम था, इन्हें सामान्य जो आयु निर्धारित की गई थी सामान्य जनों के लिए, सामान्य विद्यार्थियों के लिए, और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट, मतलब 5 वर्ष अतिरिक्त छूट इन्हें प्रदान की गई थी। इसके बाद फिर एक नया नियम आया कि महिलाओं को गायन वादन और गायन वादन में आजीवन छूट है। मतलब यदि महिलाएं आजीवन किसी भी उम्र में यदि प्रवेश लेना चाहती हैं तो वो नियमित प्रवेश ले सकती हैं। इसके बाद एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के बाद उसको एग्री कर लिया गया। अब गायन वादन के क्षेत्र में पुरुष, बॉयज़ भी किसी भी उम्र में प्रवेश ले सकते हैं, तो ऐसा नियम है। तो बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर में दिव्यांगता विशेषज्ञ श्रीमती शिखा वर्मा से दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में। तो शिखा वर्मा जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।